हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। भारत के संविधान के विभिन्न आयामों पर चर्चा अपनी जारी है और आज हम लोग बात करना चाहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी सीएजी के बारे में। सीएजी पद क्या है, सीएजी के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न कर रखे हैं, साथ ही साथ सीएजी की ड्यूटीज़ क्या है, उनके कार्य क्या है, उस पर हम लोग खैर चर्चा करेंगे ही करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चर्चा से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि सीएजी का पद या डेमोक्रेसी में सीएजी जैसे पदों का क्या योगदान है, ऐसे पद क्यों होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। मित्रों, हमेशा इस बात को ध्यान रखें आप लोग, लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ होते हैं और ये 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं इसको जरा देखें। किसी भी डेमोक्रेसी में ये जो 4 संस्थाएं जिस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, इन चारों संस्थाओं का बहुत ढंग से काम करना जरूरी है। इन चारों संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। कौन कौन सी है? एक है न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका ईमानदार नहीं है, न्यायपालिका में आने वाले लोग योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। हर देश में न्यायपालिका का सुदृढ़ होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, स्वतंत्र होना जरूरी है। हम लोग न्यायपालिका पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद उस संस्थान में, उस देश में चुनाव करवाने वाला आयोग यानी चुनाव आयोग, उसकी पोजीशन कैसी है, यह भी लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। अगर लोकतंत्र ढंग से काम नहीं कर, अगर चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, चुनाव आयोग की स्थिति संविधान की दृष्टि से अगर मजबूत नहीं है, ऐसी स्थिति में कभी भी योग्य लोग चुनकर नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का ढंग से होना जरूरी है। इसके बाद में सरकार जो बनती है, ये चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और जो लोग चुनाव जीत कर आएंगे, वो लोग जीतने के बाद जब शासन करेंगे तो वो जनता के पैसों को खर्च करते हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं सारा पैसा हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार केवल ट्रस्टी के रूप में उन पैसों को खर्च करने का काम करती है। सरकार ने पैसा ढंग से खर्च किया नहीं किया, इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है, इसको जांचने की जिम्मेदारी किसकी है, अंकेक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। इसलिए एक और संस्था होती है जिसे हम लोग सीएजी कहते हैं भारत में, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। उसका स्वतंत्र, उसका ईमानदार, उसका निष्पक्ष, उसका निडर रहना बहुत जरूरी है। और लास्ट में योग्य लोगों की भर्ती होनी चाहिए, और योग्य लोगों की भर्ती होने के लिए काम जो सेंट्रल लेवल पर हमारी जो संस्था करती है, दैट इज यूपीएससी। ये मैं सोचता हूँ भारत के लोकतंत्र के लिए इन चारों संस्थाओं का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र रूपी कुर्सी के ये चारों आधार स्तंभ है। आज हम लोग लोकतंत्र के इन चारों स्तंभों में से एक जो स्तंभ है सीएजी, उस पर बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, सीएजी को लेकर क्या पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का संविधान क्या कहता है, जरा देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 सीएजी पद का उल्लेख करता है। सीएजी जरा देखिए, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बहुत बारीकी से सुनना है, शब्द में बड़ा महत्व है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इसका पूरा नाम है। अंग्रेजी में जब हम लोग लिखते हैं तो सी फॉर शब्द होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर, ये जरा देखिएगा, इसको बारीकी से देखना। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हम लोग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल, सीएजी। सबसे पहला सवाल तो यही है, सीएजी में सी का मतलब क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि सीएजी में कंट्रोलर होने का और कंट्रोलर होने से क्या फर्क पड़ता है, इसको हमको देखना है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 148 सीएजी का उल्लेख करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है। आप मुझसे पूछोगे कौन बन सकता है सीएजी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में सीएजी की योग्यता के संदर्भ में कुछ भी उल्लेखित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कौन बनेगा फिर सीएजी। तो अनुच्छेद 148 के तहत ये जिम्मेदारी संसद पर डाली गई है कि वह उनकी योग्यताओं का निर्धारण करे। संसद पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो उनकी जो सर्विस कंडीशन है, जो सेवा शर्त है, उसका निर्धारण करें और हमारी संसद ने इस संदर्भ में कानून बनाए। वैसे जो अभी का
जो सीएजी है, जिस पर जो कानून लागू होता है, वो 1971 का कानून है, सीएजी पावर्स ड्यूटीज एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971 का। इस अधिनियम में हमने बाद में संशोधन भी किए। तो मेरा कहने का मतलब है, अनुच्छेद 148 में सीएजी पद यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। एक, पहला, क्वालिफिकेशन के बारे में संविधान मौन है। क्वालिफिकेशन की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई और संसद ने जो कानून बना रखा है उसके मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीएजी के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा और बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन करता है सीएजी की नियुक्ति? तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा लैकुना है, एक बहुत बड़ी कमी है, या यूं कह दीजिए हमारे संविधान में बहुत सारे जो गोल्डन जीरो है उनमें से एक गोल्डन जीरो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सीएजी क्या काम करता है उस पर जब हम लोग बातचीत करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। सीएजी भारत सरकार के द्वारा वर्ष भर में जितना भी पैसा खर्च किया गया है उसकी ऑडिटिंग करने का काम करता है ये सीएजी। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपॉइंटमेंट के समय सीएजी के इस कार्य पर चर्चा क्यों कर रहा हूं? उसका कारण है, सीएजी की नियुक्ति कौन कर रहा है? दोस्तों, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करते हैं। तो व्यवहार में सीएजी की नियुक्ति इस मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दोस्तों देखिए, मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति अगर सीएजी की नियुक्ति करते हैं तो यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है, यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। और उल्लंघन इस वजह से है क्योंकि ये जो सीएजी बन रहा है, ये सीएजी इसी मंत्री परिषद के द्वारा खर्च किए गए धन की ऑडिटिंग करेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजियम का मतलब है एक ऐसा चयन मंडल होना चाहिए जो सीएजी के संदर्भ में कौन बन सकता है सीएजी, उनकी योग्यताओं के संदर्भ में विचार करें। इस प्रकार के कॉलेजियम में आप प्रधानमंत्री को रख सकते हैं, आप लोकसभा में अध्यक्ष को रख सकते हैं, आप लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल कर सकते हैं, आप राज्यसभा के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी जुडिशरी के व्यक्ति को इन्वॉल्व करना है, न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति को भी आप इस कॉलेजियम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी को नियुक्त किया जाए तो यह सिस्टम एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। खैर, अभी फिलहाल यही सिस्टम है, मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सीएजी नियुक्त किया जाता है। इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कॉलेजियम नहीं है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। वैसे आपको एक बात बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में एक सुझाव दिया था और बड़ा सुझाव काबिल तारीफ है। उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने कहा कि सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में हमको कॉलेजियम व्यवस्था अडॉप्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव था। अगर कॉलेजियम व्यवस्था अडॉप्ट होती है, अगर स्वीकार कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में सीएजी जो व्यक्ति बन रहा है और ज्यादा योग्य व्यक्ति और ज्यादा योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति सीएजी के पद पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोई कॉलेजियम नहीं है, आडवाणी जी के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, मजाक के वे में कह रहा हूं, आजकल थोड़ा आडवाणी जी और आकाशवाणी दोनों को आजकल बहुत कम सुना जाता है। इसको भी जरा याद रखें, आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई, मंत्री परिषद की सिफारिश पर कर दी गई। नियुक्ति के बाद में आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब सीएजी की नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति के संदर्भ में वो वारंट जारी करते हैं। वारंट यानी अधिपत्र। वारंट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप यूं कह सकते हैं कि ये सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में अपॉइंटमेंट लेटर है, नियुक्ति पत्र है। वारंट पर राष्ट्रपति की सील लगी हुई होती है। और आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति जब किसी की नियुक्ति करता है तो बहुत कम ऐसे भारत के संविधान में पद है जिनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किए जाते हैं। जैसे वारंट जारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के संदर्भ में जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तब वारंट जारी करता है। एक दूसरी बात, अलग अलग राज्यों में जब गवर्नर्स की नियुक्ति करता है
तो उसके संदर्भ में भी वारंट जारी किए जाते हैं। और ये जो सीएजी है, इन सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में भी वारंट जारी किए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करेगा। दोस्तों, आजकल इस प्रकार के सवाल पूछे जाने लग गए हैं, किसके लिए वारंट जारी किया जाता है, किसके लिए वारंट जारी नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति तो बहुत सारी नियुक्तियां करता है, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियां करता है, राष्ट्रपति यूपीएससी में नियुक्तियां करता है, राष्ट्रपति देश के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है, लेकिन उस संदर्भ में संविधान में कहीं पर भी वारंट शब्द का उपयोग नहीं कर रखा है। वारंट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए है, वारंट राज्यपालों के लिए है, और वारंट भारत के सीएजी के लिए। थोड़ा इस बात को ध्यान रखें, इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। आगे जरा देखें, ये तो सीएजी की नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति के द्वारा वारंट भी जारी हो गया। अब बात है सीएजी को कौन दिलाएंगे शपथ यानी ओथ। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सीएजी की शपथ के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। और हमेशा इस बात को भी ध्यान रखें, सीएजी भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है, शेड्यूल 3, अनुसूची 3 के तहत सीएजी शपथ लेते हैं। और सीएजी संविधान के प्रति निष्ठा, फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, इस बात की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा। और इस शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नियुक्ति हो गई, शपथ हो गया, अब है सीएजी का कार्यकाल, उनका टेन्योर कितना होता है। तो फिर मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, सीएजी के कार्यकाल के संदर्भ में भारतीय संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है कि उनका जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। और संसद ने जो सेवा शर्तें निर्धारित की है उसमें सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया है। 6 वर्ष सीएजी का कार्यकाल होता है, और उसी में लिखा हुआ है उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष होगी। आगे लिखा जो भी पहले हो। आप मुझसे पूछेंगे इसका क्या मतलब है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को सीएजी नियुक्त किया है और 54 साल 54 ईयर्स है वो, और उनको नियुक्त कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो 6 वर्ष तक सीएजी के पद पर रहेंगे, एक। और अगर किसी को 62 वर्ष की एज में सीएजी बनाया तो उनका कार्यकाल उस समय फिर 6 वर्ष नहीं होगा, फिर उनकी सेवानिवृत्ति वाली जो बात है 65 वर्ष वो लागू होगी। क्योंकि एक्ट जो 1971 का बना हुआ है, सीएजी डीपीसी एक्ट 1971, उसमें लिखा हुआ है कार्यकाल 6 वर्ष होगा और उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष होगी। इसमें जो भी पहला होगा वो बात लागू होगी। कार्यकाल के बाद में सीएजी को कैसे हटाया जाता है। सीएजी के हटाने के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है उस विधि का उल्लेख है। हल्का सा मैं संकेत कर लेता हूं, वैसे जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताया जाएगा कि उन्हें कैसे हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आप किसी भी हाउस में प्रस्ताव ला सकते हैं। जिस हाउस में प्रस्ताव लाओगे, अगर प्रस्ताव आपने लोकसभा में लाया तो कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, अगर आपने प्रस्ताव राज्यसभा में लाया तो कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। प्रस्ताव 2 आधारों पर लाया जा सकता है, एक उनके ऊपर आरोप हो, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता, यानी वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो जो विधि है वही विधि सीएजी के ऊपर भी लागू होती है। इसका सीधा सा मतलब है भारत का जो सीएजी है उसका जो स्टेटस है, उसका जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। इससे हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो हटाने की विधि वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर लागू होती है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है सीएजी का जो भी वेतन होगा वो भारत की संसद के द्वारा तय किया जाएगा। सीएजी के वेतन में उनके पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके लिए हानिकारक हो, जो उनके लिए नेगेटिव हो, अर्थात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है सीएजी के पद पर रहते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है सीएजी आफ्टर द रिटायरमेंट भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन
कोई लाभ का पद नहीं लेगा, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकते सीएजी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन। दोस्तों शायद आप लोगों को आइडिया है, अगर आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं। भारत में एक सीएजी रह चुके हैं जिन्होंने बोफोर्स तोप घोटाला बाहर लाया था, टी.एन. चतुर्वेदी। टी.एन. चतुर्वेदी ये सीएजी रहे और आफ्टर द रिटायरमेंट ये राज्यपाल भी रहे। तो कई बार मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं कि सीएजी के रहे हुए व्यक्ति टी.एन. चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी फिर राज्यपाल कैसे बन गए। दोस्तों आप लोग शायद जानते हैं, राष्ट्रपति टॉपिक हमने देखा, उपराष्ट्रपति टॉपिक हमने पढ़ा, उस समय हमने इन दोनों की क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा की और जब चर्चा कर रहे थे तब आपको ये बताया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। इस वजह से टी.एन. चतुर्वेदी की राज्यपाल के रूप में जो नियुक्ति की गई है उसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं है। देखिए सीएजी की बहुत बड़ा पद है, हिंदुस्तान का ऑडिट के मामले में सबसे बड़ा पद है, उसको हमने स्वतंत्र रखने के लिए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान किए। एक ऐसा ही प्रावधान ये भी है जिसके अंतर्गत उन्हें आफ्टर द रिटायरमेंट किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं दिया जाता है। अब देखिए ये तो सब बातें हो गई उनकी सेवा शर्तों के बारे में। एक बात और है जो भी हमको पता होनी चाहिए, सीएजी को भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है और ये जो संचित निधि है इसे ये जो वेतन प्राप्त होता है वो संचित निधि पर भारित एक्सपेंडिचर कहलाता है, भारित व्यय कहलाता है। अब आप मुझसे यहाँ पर जरूर प्रश्न पूछेंगे, आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा, ये भारित व्यय क्या होता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चों को कहा जाता है जिस पर संसद बहस तो कर सकती है, डिबेट तो कर सकती है, विचार विमर्श तो कर सकती है, लेकिन जिस पर मतदान नहीं होता है उसे हम लोग भारित व्यय कहते हैं। सीएजी का जो वेतन है, सीएजी की जो पेंशन है वो संचित निधि पर भारित होता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या करता है सीएजी? सीएजी क्या करता है उसको जानने से पहले दोस्तों आपको दो शब्दों से परिचित होना चाहिए। एक शब्द है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं लेखांकन, लेखांकन। और दोस्तों दूसरा जो शब्द है दैट इज ऑडिटिंग, हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षण। ये दोनों शब्दों से जब हम लोग परिचित होंगे तब ही सीएजी के कार्य आपको समझ में आएंगे। लेखांकन, जो पैसा दिया गया है, जो पैसा आपने खर्च किया उसका हिसाब किताब रखना तो कहलाता है लेखांकन। जैसे अगर पिताजी हमको किसी कार्य को करने के लिए 20,000 रुपये आवंटित करते हैं, 20,000 रुपये हमको देते हैं और 20,000 रुपये जब हम लोग खर्च करके आ जाते हैं और इसके बाद में हम पूरा उनको ये बताते हैं कि हमने ये पैसा यहाँ पर खर्च किया, ये जो हिसाब किताब हमने दिया इसको तो कहा जाता है अकाउंटिंग, यानी जो पैसा खर्च किया गया उसका हिसाब किताब रखना या लेखांकन, दैट इज अकाउंटिंग। ऑडिटिंग इसके ठीक विपरीत, जो पैसा आपको दिया गया, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जो पैसा आपको दिया गया वो पैसा आपने उसी मद पर खर्च किया, यानी जिस पर आपको पैसा खर्च करने के लिए कहा गया था आपने पैसा वहां खर्च किया। पैसा खर्च करते समय आपने मितव्ययता के सिद्धांत का पालन किया कि नहीं किया। पैसा जब आपने खर्च किया कहीं आपने फिजूल खर्ची तो नहीं की। तो इन सब बातों को देखना कहलाता है लेखा परीक्षण। पैसा जिन उद्देश्यों को लिए दिया गया था उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च हुआ, उन्हीं आइटम्स पर खर्च हुआ, उसमें लापरवाही या किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया, ये सब देखना कहलाता है लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों अलग अलग कार्य है और इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से अभी बातचीत कर रहा हूं, समझ लीजिए मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आप लोगों को संविधान के अलग अलग पक्षों के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा जो कार्य है उसकी जांच आप करेंगे, उसकी जांच आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जरा सोचिए कि मुझसे ये पूछा जाए कि उत्कर्ष में ये जो ऑनलाइन जो क्लासेज चल रही है, फ्री क्लासेज जो चल रही है, उसमें जो पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है वो कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये मुझसे ही पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं मैं यही कहने वाला हूं कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद के मामलों का खुद जज नहीं हो सकता है। ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले की सुनवाई खुद नहीं कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होता है।
जो व्यक्ति हिसाब किताब रखेगा वो अलग होगा और जो हिसाब किताब की जांच करेगा वो अलग होगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों अलग अलग कार्य है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए, ये सब बातें मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताई, इसका बहुत बड़ा कारण है। भारत का जो सीएजी है वो 1950 जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से लगाकर 1976 तक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य करता रहा है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का कार्य करता है। खुद ही हिसाब किताब रखता है, पैसा कहां कहां पर खर्च हुआ, और खुद ही उसकी जांच करता है कि पैसा किस तरह से खर्च किया गया, पैसा सही ढंग से खर्च किया या नहीं किया गया। दोस्तों, ये गलत बात है। कोई भी व्यक्ति खुद ही अकाउंट्स रखे, हिसाब किताब रखे और खुद ही उसकी जांच करे कि वो पैसा सही ढंग से खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। एक डिमांड की गई कि ये जो अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग का जो काम है इसको अलग अलग किया जाए, क्योंकि एक ही व्यक्ति अकाउंट्स का काम और उसकी ऑडिट का काम नहीं कर सकता है, दोनों अलग अलग काम होने चाहिए। हमने 1976 से सीएजी का काम जो था अकाउंटिंग का, अकाउंट्स रखने का, हिसाब किताब का, लेखांकन का, उनसे ये काम छीन लिया। आजकल सीएजी अकाउंटिंग का काम नहीं करता है, उसका काम ऑडिटिंग का है। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, सीएजी पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही पद है। ऐसा नहीं है कि सीएजी भारत सरकार के लिए कोई और सीएजी हो और राज्य सरकारों के लिए कोई और सीएजी हो। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक ही पद है सीएजी, पूरे हिंदुस्तान का एक ही सीएजी होता है। ये जब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात जब आई कि दोनों को अलग अलग किया जाए, राज्य सरकारों ने स्पष्ट बना कर दिया। राज्य सरकारों ने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम अलग अलग करें। जब राज्य सरकारों ने मना कर दिया तो ऐसी स्थिति में ये जो सीएजी है, ये सीएजी आज भी 1950 से लगाकर आज 12 जून 2018 को भी ये सीएजी राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम करता है। बहुत बारीकी से सुनना दोस्तों, 1950 से लगाकर 1976 तक सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम करता था। 1976 में यह बहुत भारी मांग उठी कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों काम अलग अलग किए जाए। भारत सरकार इसके लिए राजी हो गई, तो भारत सरकार ने तो अकाउंटिंग का काम किसी और को दे दिया। किसी और को किसको दिया अभी बात करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का काम एक ही व्यक्ति करेगा और वो सीएजी ही करता है। यानी 1950 जब से संविधान लागू हुआ तब से लगाकर 2018 यानी आज के दिन तक सीएजी राज्य सरकारों की तो अकाउंट्स और ऑडिट दोनों का काम करता है, लेकिन भारत सरकार के लिए 1950 से 1976 तक तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता था और 1976 से आज तक अब इस सीएजी का संबंध केवल और केवल ऑडिटिंग से रहा है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर सीएजी और क्या काम करता है? अकाउंटिंग और ऑडिट वाला बात तो हो गई। सीएजी दूसरा काम, ये सब कार्य जो सीएजी की अभी हम लोगों ने चर्चा की है, ये सब कार्य सीएजी के आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149 में लिखे हुए हैं। सीएजी का दूसरा कार्य अनुच्छेद 150 के तहत स्टार्ट होता है। सरकारें, भारत सरकार अपने खातों को, अपना जितना भी जो खर्चा हो रहा है उसके अकाउंट्स को किस प्रारूप में रखेगी, लेखा का प्रारूप क्या होगा, ये लेखा का प्रारूप भी अनुच्छेद 150 के तहत सीएजी तय करता है। सीएजी बताता है किस तरह से हिसाब किताब रखना चाहिए, आइटम कैसे होंगे, सब आइटम कैसे होंगे, इन सब का उल्लेख सीएजी इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सुझाव देता है। सीएजी के सुझाव पर ही राष्ट्रपति भारत में ये जो लेखा है, जो अकाउंट्स है, उनके प्रारूप का निर्धारण करता है। इस संदर्भ में सीएजी की सिफारिश होती है, ऐसा अनुच्छेद 150 में लिखा हुआ है। सीएजी का तीसरा कार्य, सीएजी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को दे देते हैं। अनुच्छेद 151 कहता है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से सीएजी के 3 कार्य हैं। आर्टिकल 149 के तहत सीएजी ऑडिटिंग का काम करता है भारत सरकार के लिए, और आर्टिकल 149 के तहत ही सीएजी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों करता है राज्य सरकारों के लिए। अनुच्छेद 150 के तहत सीएजी
भारत में जितना भी पैसा जो खर्च किया जा रहा है उसका अकाउंट्स किस तरह से रखा जाएगा, इन लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है और इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति लेखाओं के प्रारूप का निर्धारण सीएजी के सिफारिश पर करता है। और अनुच्छेद 151 ये कहता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे जिसे वो संसद में रखवाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सीएजी जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से सीएजी की जो रिपोर्ट संसद में आती है, संसद की कई सारी कमेटीज है। इन संसद की कमेटीज में एक वित्तीय समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। एक वित्तीय समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। गुरुदत्त जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार जरा अंदर आके देखिए, ये मुझे कोई मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। कई सारे दोस्त लोग मैसेज कर रहे हैं, उनका मैसेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरा इसको मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि इसको देखें थोड़ा। सीएजी जो अपनी रिपोर्ट रखता है, उस रिपोर्ट की जांच करने का काम लोक लेखा समिति करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। ये जो लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति में टोटल 22 लोग होते हैं। इसके बारे में भी हम जब संसद के बारे में जब चर्चा करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ढंग से बताई जाएगी कि किस तरह से ये लोक लेखा समिति काम करती है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य, इन 22 सदस्य, इन 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये जो 22 सदस्य हैं, सीएजी द्वारा रखी गई इस रिपोर्ट की जांच करने का काम करते हैं। यस, आप एकदम सही कह रहे हैं विजय जी, 22 मेंबर होते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सही कह रहे हैं, क्या बात है। पीएससी लिख रहे हैं, लोक लेखा समिति लिख रहे हैं, इतना देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, लोकसभा के 7, राज्यसभा के 7, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये जो पीएससी है, सीएजी द्वारा रखी गई इस रिपोर्ट की जांच करती है। पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति को जब कभी भी ऐसा लगता है कि जो टेक्निकल जो बातें उसमें कह रखी है वो उनको समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये सीएजी को अपने पास बुला सकते हैं। और इस वजह से सीएजी और पीएससी के बीच में बहुत बढ़िया, क्या बात है एमजी विष्णु साहब, एकदम सही करे, दोनों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। इस वजह से इसे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा 1976 से सीएजी का अकाउंट्स वाला जो कार्य है वो छीन लिया गया। अब अकाउंट्स का कोई कार्य दूसरा करता है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कौन करता है। 1976 में हमने एक नया पोस्ट बनाई जिसका नाम है सीजीए। सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। सीजीए ये भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द फिनांस है, उस मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स है। इनमें से जो व्यय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, इस व्यय विभाग के अंडर में ये सीजीए है। व्यय विभाग के अंडर में सीजीए काम करता है। ये जो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ये सीजीए भारत सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखने अर्थात लेखांकन का कार्य करता है। ये सीजीए करता है। सीजीए यानी महालेखाकार, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, इस प्रकार के किसी पद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हाँ, इसका आधार आप जरूर कह सकते हैं अनुच्छेद 150 है। 1976 में हमारी संसद ने एक कानून बनाया, वही कानून सीएजी पावर्स, ड्यूटीज एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971 का जो बना हुआ था, उसमें अमेंडमेंट किया 1976 में, और उसके तहत हमने सीजीए नाम का एक नया पद बनाया जो भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये सीजीए है एक। दूसरी बात, सीएजी और सीजीए में अगर आपसे फर्क पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? सीएजी भारत सरकार की ऑडिटिंग करता है, सीएजी राज्य सरकारों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता है, जबकि सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स केवल और केवल अकाउंटिंग करता है, और वो भी भारत सरकार की अकाउंटिंग करता है। इस बात को भी ध्यान रखें आप। अब देखिए, थोड़े से फैक्ट आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले सीएजी कौन थे,
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप ध्यान रखना, भारत के पहले सीएजी नरहरि राव थे, नरहरि राव। और वर्तमान में जो सीएजी है वो राजीव महर्षि है। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में उनको भारत का सीएजी बनाया गया और ये भारत के 13वें सीएजी हैं। तो आज हमने दोस्तों भारत के सीएजी के बारे में चर्चा की। हमारी चर्चा इसी तरह से चलती रहेगी। कल हम लोग एक और महत्वपूर्ण पद अटॉर्नी जनरल यानी एजी यानी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसी तरह से, एकदम सही कह रहे हैं वर्षा जी, एकदम सही कह रहे हैं। आप इसी तरह से अपना मैसेज भेजते रहें। मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूं, आप लोगों के ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन देते हैं। आप लोग इसी तरह से मैसेज भेजते रहें, इसी तरह से हम लोगों से जुड़े रहें। कल हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.